अब ये ETS है, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि इसमें अपने को अस्सिमिलेटरी पावर मिली। कौन से? ये दो स्टेप कौन से? ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल। क्या मिला इसमें अपने को? NADH2 मिला। NADH2 माने क्या? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और क्या मिला अपने को? FADH2 फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो अपने को असिमेट्री पावर मिली, ये दो अपने को एनर्जी मिली। इसका रूपांतर होगा एटीपी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। यानी एटीपी में अपने को ये जो असिमेट्री पावर है, ये जो एनर्जी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एटीपी में। ये पूरा प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वर्ड टू वर्ड ध्यान में दो, क्या बोल रहा हूं तो मैं। Molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above processes participate in electron transfer chain reaction। एंड जो अपने को मॉलिक्यूल्स मिले NADH2 के, FADH2 के ग्लाइकोलाइसिस में, क्रिप्स साइकिल में, वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। Due to this, three molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। एक NADH2 से 3 ATP इतनी एनर्जी मिलती है, और एक FADH2 से 2 ATP इतनी एनर्जी मिलती है। फिर से रिपीट, 1 NADH2 yields 3 ATP while 1 FADH2 yields 2 ATP। Due to this, three molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP from each FADH2 molecule। Beside ATP, water molecule are also formed in this reaction। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स भी अपने को मिलते हैं, और ये पूरी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो फिगर नंबर दिया आपको 2.2, अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and molecule of CO2 and H2 are produced along with the energy। यानी क्या हुआ? ये ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, कहां पे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अपने को CO2 H2 मिला अलॉन्ग विद द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कितने एटीपी मिलते हैं? 30 एटीपी मिलते हैं यहां पे अपने को, 30 एटीपी पूरे ओवरऑल प्रोसेस में। क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से बराबर ध्यान में रखना कि पूरे प्रोसेस में अपने को क्रिप्स साइकिल के प्रोसेस में 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अपने को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, और टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक बार फिर से ध्यान में रखना बराबर, 30 एटीपी मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल, 8 एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस, टोटल मिलकर अपने को 38 एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या हुआ फिर? जो NADH2 FADH2 मिले अपने को ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में, उसका रूपांतर हुआ एटीपी में। कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। और वो प्रोसेस कहां पे होती है? वो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 FADH2 इनका रूपांतर होता है एटीपी में। ये बात आपने बराबर ध्यान में रखना है। टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जो एनर्जी मिलती है अपने को 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की मिलती है। अब फिर से, मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस 3 एटीपी मिल गए NADH2 से, 2 एटीपी मिल गए FADH2 से। उसके बाद में अपने को और क्या मिलता है? बिसाइड एटीपी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वहां पे अपने को मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द एनर्जी। ये बात बराबर ध्यान में रखना। क्या पढ़े अपन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। उसके बाद में नीचे ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग फॉर्म है दोनों के, NADH2 FADH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड बाय फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बोथ एंजाइम्स, ये दोनों भी एंजाइम्स है, आर फॉर्म इन द सेल एंड यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये अपन रेस्पिरेशन करते हैं उसमें काम में आते हैं। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल एंड यूज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो प्रोसेस है
जो माइटोकॉन्ड्रिया है 2.2, वो बराबर देख लो। आपको सिर्फ डायग्राम दी है, डिस्क्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में अपने को। तो एक बात ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया बनी है दो लेयर से, दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। एक बात देखो आप बराबर कि फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एंड उंगली जैसा प्रोजेक्शन है इनर मेम्ब्रेन में। जो इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं न्यूमरस स्टॉक लाइक पार्टिकल्स। क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं स्टॉक लाइक पार्टिकल, उसको बोलते अपन F1 पार्टिकल और एलिमेंटरी पार्टिकल। चला म्हणून आपण F1 पार्टिकल किंवा एलिमेंटरी पार्टिकल, आणि यातमध्ये मायटोकॉन्ड्रियल मॅटर असतात. म्हणजे बाकी सगळ्या ऑर्गनेल्स त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाच्या मध्ये असते, आणि याला म्हणतो आपण पॉवर हाऊस ऑफ सेल, कारण की हा सप्लाय करतो एनर्जीचं. मायटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन, आउटर, इनर. outer smooth continuous, inner folded finger like projection called cristae. On the cristae numerous stalk like particles are present called as F1 particle or elementary particle. Beside these, few organelles are present in the mitochondria. Mitochondria are called as powerhouse of cell as it supplies the energy. हा एनर्जी सप्लायचं काम करतो, म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ सेल असं म्हणतात. पेज नंबर जे आहे 14 वरचा 2.2 हे डायग्राम बोर्डाला फार आवडते म्हणून वारंवार येते. तुम्ही पण याची प्रॅक्टिस करा डायग्राम काढण्याची, आणि नीट तुम्हाला न पाहता काढता आली पाहिजे. 5च लेबलिंग दिलेलं आहे, 5च्या 5 नीट तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट टॉपिक ATP, adenosine triphosphate, is energy rich molecule and energy stored in the bond by which phosphate group are attached to each other. ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है उनके बॉन्ड्स में, और बॉन्ड को अटैच रहते हैं फॉस्फेट ग्रुप. डायग्राम देख लो 3.3 की. आपको 3 बार PPP ऐसा दिख रहा होगा लेफ्ट साइड की फिगर में. बीच में लिखा है फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी. तो जो बॉन्ड से बीच में का 2 P के बीच में का जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी रहती है. क्या बोला है एक बार फिर से ध्यान में रखो. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है बॉन्ड में, बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू इच अदर. वो ATP स्टोर्ड रहते हैं सेल में, जैसे जरूरत रहती है वैसे. The molecules are stored in the cell as per the need. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. क्या बोला है ध्यान में रखो बराबर. केमिकली कैसा ATP ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फेट है करके, 3 फॉस्फेट ग्रुप है करके ट्राइफॉस्फेट बोला अपन उसको. केमिकली ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. कैसे बनाया हो, एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड से. डायग्राम में देखो एडेनाइन कहाँ पे है, ब्लू कलर में आपको दिखा है. बाद में राइबोस देखो कहाँ पे है. जब अपन एडेनाइन और राइबोस को दोनों को मिलते हैं तो उसको बोलते अपन एडेनोसाइन. क्या बोला है बराबर ध्यान में रखो. ATP ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar ribose and 3 phosphate group. अब ये ATP में आपको ये 2 पॉइंट ही बराबर ध्यान में रखने का है कि केमिकल उसको क्या बोलते हैं और उसमें क्या क्या रहता है.
केमिकली क्या बोला उसको, एटीपी ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड। उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, और क्या रहता है पेंटो शुगर राइबोज, एंड राइबोज क्या है, पेंटो शुगर है, एडेनाइन क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप, वो आपने को मालूम है 3 फॉस्फेट ग्रुप कौन से, तो एज पर द नीड एनर्जी डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। एनर्जी जैसे अपनी जरूरत रहती है वैसा भी फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एज पर द नीड एनर्जी डिराइव्ड, एनर्जी कहां से मिलती है, बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बोला अपन ने पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको क्या बोला अपन ने, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी करेंसी है, ऑटोमेटिकली अपने को एनर्जी सप्लाय करती है। याला म्हणतो आपण मराठीत एनर्जी चलन आहे। जसं आपण पैसा असतो हे चलन आहे, करन्सी आहे, तसं हे आपल्या बॉडी मधलं करन्सी कोणतं आहे तर एटीपी आहे। एनर्जी करन्सी कोणती आहे तर एटीपी। एकदा पूर्ण एटीपी सांगतो आहे, नीट लक्ष द्या। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोर रहती है बॉन्ड में, उसको बॉन्ड को फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं एक में को। ये एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर रहता है सेल में एज पर द नीड, जैसे जरूरत रहती है वैसा। एटीपी क्या है, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, कैसे बना है, फॉर्म फ्रॉम एडेनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड। उसके अंदर 3 चीजें रहती है। एटीपी इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, पेंटो शुगर राइबोस, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence, ATP is called as energy currency of the cell. 3 गोष्टीं बनलेला आहे, नायट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, पेंटो शुगर राइबोज आणि 3 फॉस्फेट ग्रुप। एनर्जी कशी मिळेल आपल्याला, जेव्हा तो फॉस्फेट बॉन्ड तुटेल तेव्हा एनर्जी मिळेल। आणि कोण प्रोव्हाइड करते एनर्जी, म्हणून त्याला म्हणतो आपण एनर्जी, एटीपीला अजून म्हणतो आपण एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल। एटीपीचा हा पॅरेग्राफ चांगला लर्न करायचा, गिव्ह रिझन तुम्हाला येऊ शकते। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल, तर हे नीट तुम्ही लर्न करा। If there is insufficient amount of carbohydrate in body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipid and protein are used for energy production. उपवास है, फास्टिंग, या बहुत भूख लगी है, खाना नहीं खाया बहुत समय से, बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, बहुत टाइम से माने कि सवेरे से आप उठे, दोपहर 4-5 बजे तक खाना नहीं खाया, तो हो सकता है अपने को एक टायर्ड फीलिंग होंगी। तो वहां पे क्या रहता है कि इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी में हो गया। कि अपन खाना खाते हैं तो चिपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम हो गया, तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन अपनी एक्टिविटी चल रही थी है, भले अपने को उपास है, भले अपने को भूख लगी है, लेकिन अपन अपना काम कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है फिर तैयार, तो कर रहा है लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्या बोला है, ध्यान में रखो, इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमतरता है 2 चीज से, फास्टिंग से और हंगर से, तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा लिपिड एंड प्रोटीन। इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड टू फॅटी ऍसिड, लिपिडचं रूपांतर होईल फॅटी ऍसिड मध्ये। इन केस ऑफ लिपिड इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड यूज करके अपन ने, अपने को तो समझता नहीं कि बॉडी में का कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा अभी,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो अपने को मालूम नहीं होता। लेकिन अगर लिपिड यूज हुआ तो उसका रूपांतर होगा फैटी एसिड में, और अगर प्रोटीन यूज हुआ तो उसका रूपांतर होगा अमाइनो एसिड में। एक बात बराबर ध्यान में रखो, कंफ्यूज मत होना। कार्बोहाइड्रेट नहीं है फास्टिंग के कारण, हंगर के कारण, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का रूपांतर होगा फैटी एसिड में और प्रोटीन का रूपांतर होगा अमाइनो एसिड में। पेज नंबर 15 पे जो आपको साइकिल दिए, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, उसमें देख लो बराबर कि बीच में कॉलम छोड़ दो कार्बोहाइड्रेट का, आजू बाजू को देखो लिपिड, उसका रूपांतर होगा फैटी एसिड में, और प्रोटीन उसका रूपांतर होगा अमाइनो एसिड में। फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। डायग्राम देख लो एक बार फिर से कि फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का रूपांतर हो गया एसिटिल कोएंजाइम में, एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। और बाद में आपको एनर्जी मिली, कहां से मिली? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। कहां पर हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से साइकिल में? क्रेब्स साइकिल में। एक बार फिर से रिपीट, कार्बोहाइड्रेट कमतरता, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया लिपिड प्रोटीन। लिपिड का रूपांतर फैटी एसिड में, प्रोटीन का रूपांतर अमाइनो एसिड में, दोनों का रूपांतर एसिटिल कोएंजाइम में, और अपने को एनर्जी मिली। एनर्जी ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पास्ट लाइन है, बराबर ध्यान में रखना। ये पूरा पेज जो अपन ने अभी तक देखा है, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन देखा, बाद में ऑलवेज रिमेंबर में लॉन्ग फॉर्म देखे, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की अपन ने फिगर एक्सप्लेन की, बाद में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है वो देखा, उसको एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं वो देखा, उसकी जो डायग्राम है 3.3 की वो बराबर ध्यान में रखना, जो 2.2 की फिगर है वो भी बराबर ध्यान में रखना। यानी ये अपने को फिगर में भी आस इन द बोर्ड एग्जाम। बाद में अपन ने कार्बोहाइड्रेट की कमतरता रही तो प्रोटीन्स और लिपिड यूज करते हैं। प्रोटीन का रूपांतर अमाइनो एसिड, लिपिड का रूपांतर फैटी एसिड, दोनों का रूपांतर एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए से अपने को एनर्जी मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूरा पेज, पेज नंबर 14 पूरा बराबर ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। जो अपन एरोबिक रेस्पिरेशन अभी तक पढ़ा अपन ने, एरोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान में रखना 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस was discovered by 3 scientists, Gustav Emden, Otto Meyerhoff and Jacob Parnas। इसमें आप ई को अंडरलाइन करो, गस्टव एमडन के ई को अंडरलाइन करो, ओटो मेहरॉफ के एम को अंडरलाइन करो, और जैकब पार्नस को पी को अंडरलाइन करो। एक बात ध्यान में रखना कि क्या बोला अपन ने कि जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की, जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में देखी थी, उसको डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, एमडन, मेयरहॉफ, पार्नस। एमडन का ई, मेयरहॉफ का एम, पार्नस का पी, अलॉन्ग विद देयर कलीग, कुछ उनके सहकारी भी थे। फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन मसल, और उन्होंने मसल के ऊपर काम किया। ये 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया करके, इसको और बोलते अपन एएमपी पाथवे। Glycolysis is also called as Embden, Mehrhoff, Parnas pathway or EMP pathway। एक बार फिर से, process of glycolysis was discovered by 3 scientists, Gustav Emden, Otto Mehrhoff, Jacob Parnas, along with their colleagues। For this purpose, they perform experiment on muscle, and glycolysis is also called as Emden, Mehrhoff, Parnas pathway or EMP pathway। The cyclic reaction of TCA, tricarboxylic acid cycle, were discovered by Sir Hans Krebs। ये मैंने आपको पहले बताया था, हाँ, पिछले वीडियो में हो चुका है ये। द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
tricarboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs in the cyclic process is also called as Krebs cycle. और जो साइक्लिक प्रोसेस रहती है उसको जब हम क्रेब्स साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस कौन सी रहती है ये पिछले वीडियो में आपको पूरा डबल सी आईओ अल्फा डबल एस एफ एम ओ, अगर मैंने कुछ जो कुछ मैंने अभी बोला पिछला वीडियो दिखाऊंगा तो आपको बराबर समझ में आएगा, नहीं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप ये स्टॉप करो और पहले पिछले वीडियो देखो, यानी क्रेब्स साइकिल पहले बराबर लर्न करो, वो इंपॉर्टेंट है. द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ टीसीए cycle were discovered by Sir Hans Krebs. And this cyclic process is also called as Krebs cycle. और क्रेब्स साइकिल उन्होंने डिस्कवर किया करके उनको नोबेल प्राइज मिला 1953 में. He has been awarded the Nobel Prize in 1953 for this discovery. यानी क्रेब्स साइकिल को कितने नाम है? 3 नाम. पहला कौन सा? क्रेब्स साइकिल. क्यों? सर हैंस क्रेब्स ने ढूंढ के निकाला. सेकंड नाम साइट्रिक एसिड साइकिल. क्यों? फर्स्ट टेबल कंपाउंड करके. थर्ड टीसीए साइकिल. क्यों? जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो सब बने हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक से करके उसको बोलते अपन टीसीए साइकिल. तो ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट बराबर ध्यान में रखना. अब देखो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. अब क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है. कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. रेस्पिरेटरी मटेरियल कौन सा है? क्या वर्ड क्यों है? बराबर ध्यान रखो. रेस्पिरेटरी मटेरियल है सीपीएफ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. बीच में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आजू बाजू दिया है. कार्बोहाइड्रेट 3 स्टेप अपने को मालूम है. ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीएस. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 स्टेप अपने को मालूम बराबर. तो ग्लाइकोलाइसिस दिया है इसमें, क्रेब्स साइकिल भी दिया है और एटीएस भी दिया है. एटीएस कहाँ पे दिया है? CO2 H2O प्लस एनर्जी. जो आखिरी में जो प्रोडक्शन जो अपने को एनर्जी मिलता है एटीएस में, ये सब मिलता है अपने को CO2 H2O और एनर्जी मिलती है. एनर्जी कितनी मिलती है? 30 ATP मॉलिक्यूल्स. मैंने आपको ये भी बताया है. तो भी है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका रूपांतर उसमें होगा पहले ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में मिलेंगे अपने को पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड का रूपांतर एसिटिल कोएंजाइम ए में, उसका रूपांतर क्रेब्स साइकिल में, यानी क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होंगे वहां पे. और आखिरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन माने CO2 H2O प्लस एनर्जी. कितने जन है? 6 जन. कहां से? कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट और CO2 H2O एनर्जी पे खत्म. ऊपर में C कार्बोहाइड्रेट का, नीचे में C CO2 का. बीच में कितने जन है? सिर्फ 4 जन. मैं क्या बोल रहा हूँ बराबर ध्यान में रखो एंड आपको बहुत इजी जाएगा. कार्बोहाइड्रेट ऊपर कैपिटल C कार्बोहाइड्रेट, नीचे कैपिटल C CO2. ऊपर में कार्बोहाइड्रेट, नीचे में CO2 H2O प्लस एनर्जी. बीच में कौन है अभी? ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल. हो गया ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल. और आजू बाजू के 2 लिपिड माने फैट और प्रोटीन. उससे तैयार होंगे अपने को, लिपिड से मिलेंगे अपने को फैटी एसिड और प्रोटीन से मिलेंगे अमीनो एसिड, और दोनों का कन्वर्शन होगा एसिटिल कोएंजाइम में. तो ये पूरी स्टेप बराबर ध्यान में रखना एनर्जी प्रोडक्शन की. ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का. हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. करेक्ट द डायग्राम गिवन बिलो. तो जो आपको डायग्राम दिए है एक्सरसाइज में वो रॉन्ग है. करेक्ट डायग्राम ये है जो अभी अपन ने पढ़ी हो, जो भी आप देख रहे हो वो करेक्ट डायग्राम है. इसको बराबर ध्यान में रखना, इसको बराबर लर्न करना. मैंने तो अभी थोड़े बहुत लर्न करके लिए है, लेकिन आपने फिर से इसको एक बार रिवाइज बराबर करना. अब बाजू में जो आपको दिए है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, वो चार्ट समझने के पहले नीचे के 2 पैराग्राफ देखो. एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन.
Some organism cannot live in presence of oxygen. Example, Minibacteria. Such organism have to perform anaerobic respiration for energy production. क्या बोला है, ध्यान में रखो. कुछ ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन रहे तो जिंदा नहीं रह सकते. cannot live in presence of O2. एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया. Such living organism have to perform anaerobic respiration for energy production. तो वहां पे उनको anaerobic respiration करना पड़ता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज नहीं करते रहना चाहिए, यानी नहीं कर सकते हो. जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. वैसे एनारोबिक के 2 स्टेप रहते हैं, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन. एनारोबिक के 2 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज वहां पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ एरोबिक में, यहां पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मिलते हैं. कहाँ पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. वहां पे कितने मिले अपने को? 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिले. यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मिलेंगे. ये 3 के 3 पॉइंट क्या बोल रहा हूँ बराबर ध्यान में रखो. कुछ ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैनॉट लिव, जिंदा नहीं रह सकते. एग्जाम्पल मिनी बैक्टीरिया. उनको परफॉर्म करना पड़ता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. 2 स्टेप रहती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन. ग्लूकोज एक इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी तैयार होंगी. पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम. इन दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. वहां पे होती है फर्मेंटेशन. आपको को ग्लाइकोलाइसिस मालूम है, ग्लूकोज का रूपांतर हुआ पायरुविक एसिड में, और जो पायरुविक एसिड मिला अपने को ग्लाइकोलाइसिस में, वो उसका रूपांतर होगा एक तो एसिड में, अदर एसिड माने लैक्टिक एसिड, या अल्कोहल में कुछ एंजाइम के कारण. एंड जो पायरुविक एसिड है उसका रूपांतर होगा ऑर्गेनिक एसिड में या अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम. और ये प्रोसेस को बोला अपने फर्मेंटेशन. सम हायर प्लांट, एनिमल एंड एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लेशन ऑफ O2 लेवल इन द सराउंडिंग. कुछ हायर प्लांट, एनिमल और एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, वो भी परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की लेवल सराउंडिंग में कम रही तो. फॉर एग्जाम्पल, सीड परफॉर्म anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. जर्मिनेशन पिछले बार अपन ने टॉपिक देखा है. सीड में से नया प्लांटलेट बाहर निकलेगा, वो प्रोसेस को बोलते अपन जर्मिनेट होना. अगर पूरी पूरी जमीन पानी के अंदर है तो वहां पे सीड परफॉर्म करेंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन. सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. सिमिलरली आवर मसल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपने मसल परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. फिर अपने मसल में जमा होता है लैक्टिक एसिड, उसके कारण अपन थके हुआ महसूस करते हैं. ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड. 2 एग्जांपल बराबर ध्यान में रखना. ये बार बार वीडियो देखो, जब जब ऐसा लगा कि एग्जांपल रिपीट होना तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना. सिड का और मसल का 2 एग्जांपल से एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में कहां पे परफॉर्म करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1F का आंसर भी है आवर मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो यहाँ पे एरोबिक लिखना नहीं, वहां पे एनारोबिक लिखना है. एनर्जी कम मिलती है और लैक्टिक एसिड बनता है. अब आ जाओ अपने ये ब्लू कलर के चार्ट पे. ये ब्लू कलर का चार्ट एक बार बराबर ध्यान में रखो. ग्लूकोज है, बाद में ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस,
पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट, विनेगर, विटामिन, वेरियस माइक्रोब। एक बात, ये पूरे पहले अपने सेंट्रल लाइन बराबर लर्न कर लेना। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल, पहला ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, different product, example vinegar, vitamin, etc., various microbes, glucose, glycolysis, pyruvic acid, fermentation, different product, vinegar, vitamin, etc., various microbe। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह पे दो दो बात कॉमन है, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन। बाद में आपको पहले बोला है कि उसका रूपांतर होगा एक तो एसिड में, लैक्टिक एसिड, या अल्कोहल में, अल्कोहल किया ईस्ट में, और लैक्टिक एसिड में मिलकर अपने को इरिथ्रोसाइट माने आरबीसी, मसल सेल। तो ये पूरा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के ये दोनों भी चार्ट लर्न करना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4D का आंसर ढूंढने का ट्राई करना। समटाइम हायर प्लांट एनिमल टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका आंसर लिखने का ट्राई करना, डाइजेस्ट देखने का नहीं है। बाकी जितना हो अपना पेज नंबर 14-15 पे इसको बार बार रिपीट करो, ये आपके बहुत काम में आने वाला है।